भारत के इतिहास में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम वीर योद्धा एवं प्रतापी राजा के रूप में याद किया जाता है। ये चौहान वंश में जन्मे अंतिम हिंदू शासक के रूप में ख्याति मिली हुई है। देश के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ था। उनके पिता अजमेर के राजा सोमेश्वर एवं माँ कपूरी देवी थी। अपने माता पिता की शादी के 12 वर्षों बाद पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज का जन्म गुजरात में हुआ था। उनके जन्म के बाद से ही राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया। उसके बाद भी उन्होंने अपनी दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अंगपाल की एकलौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक अंगपाल के बेटी के पुत्र थे। चंद्रबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और अब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्यमान है। सन 1166 में महाराज अंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयुक्ता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे से प्यार में मोहित हो चुके थे। वहीं संयुक्ता के पिता जयचंद पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे। जयचंद केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयुक्ता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी। उनका अपहरण भारी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण उन्होंने कई युद्ध जीते, अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। अंत में घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के ही भटिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सरथम, हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमान खो दी और सरहिंद का किला भी खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार किया। इस तरह यह युद्ध परिणामहीन रहा। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं।
इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे अपने सैनिकों में बांट दिया। अपनी पुत्री संयुक्ता के अपहरण के बाद राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बढ़ती चली गई तथा उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराई के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रप्रदाई ने अन्य राजपूत राजाओं में से मदद मांगी तो संयुक्ता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना के चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वे ना आगे बढ़ पाए ना पीछे हट पाए और जयचंद के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रप्रदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद को भी उनकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे ही मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गौरी का शासन था। इसके बाद कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर वीरता साबित न कर पाया। गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रप्रदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की और इसी प्रकार चंद्रप्रदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात उनकी अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला भी समाप्त कर ली। और जब संयुक्ता ने यह खबर सुनी तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर दिया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।